ओके बेटे, आज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के साथ मैं हाजिर हूँ। एप्लीकेशन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे। एप्लीकेशन 1 के 3 पार्ट्स थे। मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि एक होलो स्फीयर था, होलो स्फीयर को चार्ज किया था, और ये भी आपको याद होगा कि जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर होता है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। आज हमारी सेकंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to infinite sea of charge. This is the second application of Gauss's law. अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसकी वजह से? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। पिछले केस में, पिछली एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी किसकी वजह से? एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। वी हैड अ कंडक्टिंग स्फीयर जिसको हमने चार्ज कर दिया था और इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। ओके, व्हेनेवर देयर इज चार्ज देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अक्सर मैं ये बात करता हूँ। तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर था, इसको हमने चार्ज किया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। बिल्कुल ऐसे ही अब दूसरी एप्लीकेशन जो है वो ये है कि अब आपके पास जो चार्ज बॉडी है वो किसी स्फीयर शेप में नहीं है, कोई स्फेरिकल बॉडी नहीं है, बल्कि अब आपके पास एक शीट ऑफ चार्ज है, लाइक दिस। जैसे कि आप अपने आपकी जो नोटबुक्स होती हैं, आपके जो रजिस्टर्स होते हैं, आपकी जो कॉपीज होती हैं, आपकी जो बुक्स होती हैं, उनका पेज होता है ना, उनका पेपर, उसको आप शीट कह रहे होते हो। तो ऐसी एक शीट है, लेकिन देखो यहां मैंने लिखा है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि आपके पास जो शीट है वो बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी शीट। अब जाहिर सी बात है वो इतनी बड़ी शीट हम यहां शो नहीं कर रहे, हम उस शीट का एक छोटा सा पोर्शन यहां शो कर रहे हैं। जैसे कि समझ लें, जैसे आपके नोटबुक है ना, नोटबुक का जो पेज होता है, ठीक है ना, उस पेज का आपने एक छोटा सा पीस लिया हुआ है ना, वो पोर्शन मैं आपको शो कर रहा हूँ। इस तरह आपके पास शीट तो एक बहुत बड़ी शीट है, लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन वो मैंने यहाँ शो कर दिया, और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट कुड बी नेगेटिव चार्ज और इट कुड बी पॉजिटिव चार्ज। चलिए मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। कैसे? यूनिफॉर्मली। मैं इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को जरा समझा दूं कि जब क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं और टीचर क्लास में प्रेजेंट होते हैं, टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स रैंडमली नहीं बैठे होते, रोज बनी हुई होती और हर एक स्टूडेंट अपने अपने एक रो में बैठा होता है। तो मैं कहूँगा यार जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनकी हुई है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं है कि जिसकी मर्जी जहां है वो चेयर लगा के वहां बैठ जाए, तो कोई कोने में बैठ गया, तो कोई बीच में बैठ गया, कोई दरवाजे के साथ बैठ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर बच्चा अपनी एक डिजाइन रो में बैठता है, यानी कि एक सीक्वेंस होती है, एक ऑर्डर होता है, इसको हम यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर क्लास में ना हो और एक बच्चा कहीं दीवार के करीब चढ़ के बैठ जाए, डोर के करीब, कोई कहीं, तो अब ये जो अरेंजमेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। तो जो चार्ज मैंने शीट पर शो किया है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा का सारा चार्ज मैंने रोज की शक्ल में शो किया हुआ है, ऐसे रैंडमली शो नहीं किया। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अच्छा, एक वजह ये भी होती है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम चार्ज इसलिए करते हैं कि हमें फील्ड जो मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म मिले। देखो दो तरह की मैंने आपको फील्ड बताई थी, एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि जो कि कांस्टेंट हो, और अमूमन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेट इलेक्ट्रिक लाइन से शो करते हैं।
और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेरिएबल हो, और अमूमन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन से शो करते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बताई थी मैंने आपको, और ये यूनिफॉर्म फील्ड बताई थी आपको। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो अमूमन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी होता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप चाहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपको कब मिलती है? अमूमन जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्ज की। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए? रैंडम अरेंजमेंट, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहां मैंने जो चार्ज लिया है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लिया है, लेकिन मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिले वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, चलिए कंसीडर कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू शीट, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द शीट, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मैं आपको कई मर्तबा कह चुका हूं कि अगर कहीं चार्ज होगा तो उसकी सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई मैग्नेट होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। कोई मास होगा तो उसके सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ये तो हम बात डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर बेटा ये शीट है और इस शीट पर चार्ज है तो डेफिनेटली अगर यहाँ चार्ज है, इतना सारा चार्ज है, तो यहाँ इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर चार्ज बहुत ज्यादा है तो बस यहाँ इस शीट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा आइए चले। सबसे पहले क्योंकि हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है? मैं क्लास में ये पूछ रहा था ना कि जब पहली एप्लीकेशन पढ़ा रहा था कि गॉसेस लॉ अप्लाई कब करेंगे। पहले तो आप एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हो, और उस इमेजिनरी सरफेस को कहते हो गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। अगर आपको पिछले एप्लीकेशन में याद हो, फर्स्ट एप्लीकेशन में, तो मैंने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनाई थी। आप मेरा लेक्चर देख भी सकते हैं, या बहुत सारी क्लासेस में मैंने वो फिजिकल क्लासेस में लेक्चर करवाया था। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई थी, स्फेरिकल बनाई थी। तो वहां एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर स्फेरिकल ही क्यों, कोई और शेप भी तो ले सकते थे। तो मैंने उस बच्चे को जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप शेप किस तरह की लेते हैं गॉसियन सरफेस की। आया कि वो स्फेरिकल लेते हैं, आया कि वो ट्रायंगुलर लेते हैं, रेक्टेंगुलर लेते हैं, सिलेंड्रिकल लेते हैं, इट्स अप टू यू। हम ये चीज देखेंगे कि कौन सी शेप हमारे लिए कन्वीनियंट होगी, कौन सी शेप से हमें कैलकुलेशन आसान रहेंगी, हम वो शेप कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में स्फेरिकल शेप लेना हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट था, इजी था, इसलिए हमने स्फेरिकल शेप ली थी। अब अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस किस शेप की लें, तो अगर आप अपनी बुक्स देखें तो वहां हमने जो शेप ली हुई है बेटा, वो सिलेंड्रिकल शेप ली हुई है, लाइक ये शेप। This is what you call as cylinder. Look at this marker. ये मार्कर किस शेप का नजर आ रहा है? ऑब्वियसली स्फेरिकल नहीं है, ऑब्वियसली ट्रायंगुलर नहीं है, इस शेप को कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर जैसा है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ये जो शेप ली है गॉसियन सरफेस की बेटा, वो कैसी शेप ली है? सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, और मैं आपको जरा यहाँ बता भी दूं कि ये सिलेंड्रिकल शेप हमने किस तरीके से कंसीडर की है। लेट मी शो यू a sheet of charge. तो I have this sheet similar to this. ठीक है, बिल्कुल इसको यहाँ कंसीडर करेंगे, शीट है। अच्छा, जो कुछ इस शीट पर रिटन है, लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आप देख लें तो यहाँ भी तमाम के तमाम जो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जो भी डेटा रिटन है, वो भी एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर लाइन में लिखा है। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आए हमने वहां लिख दिया हो। ठीक है, यानी कोई वाली बात कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दिस इज व्हाट आई एम कंसीडरिंग द शीट, दिस इज द शीट,
and whatever written on this sheet, this is supposed to be the positive charge. इसको मैं पॉजिटिव चार्ज मान लूं जो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी एक शीट, बिल्कुल ऐसा रखी हुई, रेडी, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज मैंने बनाया है? पॉजिटिव। और मैं आपको एक बात याद दिलवाता हूं, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, शुरू होती हैं, और कहां खत्म होती हैं? नेगेटिव पर। अब ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो ओरिजिनेट होगी। तो नाउ लुक एट माय थंब या फिर दिस मार्कर, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, लुक एट दिस, ऐसे, यानी जैसे पेज से बाहर आ रही है। बिल्कुल इस मार्कर को देखो, जैसे लाइंस पेज, जैसे मार्कर पेज से, शीट से बाहर आ रहा है, ऐसे होगा ना। या फिर मैं अपने मार्कर को ऐसे रख दूं, ऐसे। अगर मैं मार्कर को इस पोजीशन पर रखूंगा तो इसका मतलब तो ये होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन पेज से बाहर नहीं आ रही बल्कि पेज के इनसाइड जा रही है। और ये किस केस में होता? कि जब इस शीट पर कौन सा चार्ज होता? नेगेटिव। अब इस शीट पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, रेडिली आउटवर्ड। तो इस मार्कर की पोजीशन देखिए, लुक एट हियर, गॉट इट? इन द सिमिलर वे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरी शीट पर है, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस यहां भी निकलेंगी, ऐसे। यानी कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं, कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे भी ड्रॉ करता हूं, लेफ्ट साइड, ऐसे भी ड्रॉ करता हूं, राइट साइड, ऐसे ही ना। हाँ, ये बात ठीक है। अगर आइसोलेटेड चार्ज होता है तो मैं अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी ड्रॉ करता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि ये तो पूरी की पूरी एक शीट है ना, शीट आ गई ना, शीट पे चार्ज आ गया, इसलिए अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो जहन में रखें, वो परपेंडिकुलर टू द शीट होंगी। और परपेंडिकुलर टू द शीट तो या यहाँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस शीट, या तो राइट साइड बन सकती है या फिर लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस को अगर मैं साइड में रखूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, ये राइट साइड, और इस साइड पर देखूं तो लेफ्ट साइड। ठीक है बेटा, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं। देख लो इस मार्कर को, इस साइड से भी ओरिजिनेट हो रही होगी, देख लो इस मार्कर को, ठीक है। और ये बात जहन में रखने की है कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस। जैसे अगर ये बॉडी हो, ये एक बॉडी और इस पर चार्ज है, और आपको कहा जाए चलो भाई बनाओ इलेक्ट्रिक लाइंस, बनाओ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करो, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे? देखो ऐसे, ऐसे, ये आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो देखो तो सही भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस आपने ड्रॉ कर दी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस चार्ज बॉडी के क्या हैं? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज बॉडी। तो अगर ये चार्ज बॉडी है, ये शीट चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो परपेंडिकुलर की या तो ये शेप होगी, देख लो, ये मार्कर शीट के परपेंडिकुलर है, या ये होगी, देख लो परपेंडिकुलर है क्या। ऐसे अगर मैं बनाऊं इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे, ये देखो, ये क्या ये परपेंडिकुलर है शीट पर? नो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस दो तरीके से निकल सकती हैं, या तो एक राइटवर्ड जा रही है या लेफ्टवर्ड जा रही है। तो इसी तरह ये शीट जो है, यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो डायरेक्शन दिखा दी, दो तरीके से बना दी, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऊपर की तरफ नहीं होगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक लाइन अगर ऊपर की तरफ होगी जैसे ये, तो ये फिर पेज के परपेंडिकुलर नहीं, इस शीट के परपेंडिकुलर नहीं, इस शीट के पैरेलल हो जाएंगी। और इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी चार्ज बॉडी की सरफेस के पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने क्या कहा, ये शीट है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमने कैसी सरफेस कंसीडर की है? सिलेंड्रिकल, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल। और सिलेंडर ऐसे समझो, देखो जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये मैंने इस शीट में से ये पास कर दिया। नाउ लुक एट दिस वन, देख लो जरा गौर से मेरी बात, दिस वन नजर आ रहा है? तो ये शीट है और जो भी लिखा है वो चार्ज है,
और जो मैंने जो गॉसियन सरफेस ली वो किस शेप की है, सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से कि जैसे यू कंसीडर करो जैसे मैंने किसी सिलेंडर को शीट में से पार कर दिया, इंपिंच कर दिया उसको, बिल्कुल ये शेप। गॉट इट? ओके, अब यहां जो शेप मैंने ली वो सिलेंड्रिकल शेप ली। अब अगर मैं सिलेंड्रिकल शेप के फेसेस दिखाऊं आपको, तो यहाँ 3 फेसेस बनेंगे, जरा गौर से। दो एंड फेसेस हो गए, एंड सरफेस जिसको कहेंगे, एक सिलेंडर है, जाहिर सी बात है, एक तो ये एंड सरफेस हो गई, एक ये एंड सरफेस हो गई। जैसे आपके पाइप्स होते हैं, बिल्कुल जो आपके पानी के पाइप्स होते हैं, उसमें भी तो 2 एंड सरफेसेस होती है ना, 2 एंड्स होते हैं ना, लेफ्ट और राइट। अच्छा, तीसरी सरफेस कौन सी होगी, कर्व्ड सरफेस। तो हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर ऑफ दिस सिलेंडर, 3, 2 एंड सरफेसेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। तो अगर यहां 3 सरफेस है सिलेंडर की, तो 3 एरिया होंगे। एवरी सरफेस मस्ट हैव सम एरिया, सही है। 2 एंड सरफेसेस बता रहा हूं, और एक कौन सी, कर्व। मैं सरफेस के एरिया की डायरेक्शन लेना आपको बता दूं, पिछले टॉपिक्स में ही बताया था, प्लीज कंसंट्रेट। अगर मुझे इस एंड सरफेस के एरिया की डायरेक्शन चाहिए, आई विल पुट माय राइट हैंड ऑन दिस एंड सरफेस, लुक एट हियर, I will put my right hand on this surface. Okay, curl your finger and let the thumb free. जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है, this is the direction of area. कभी भी एरिया की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, राइट हैंड रूल। आप अपने राइट हैंड को उस सरफेस पर रखें, और ये एंड सरफेस है, इस पर अपना राइट हैंड रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, लेट द थंब फ्री। थंब जिस डायरेक्शन में गया वो एरिया की डायरेक्शन है, कहां जा रहा है, राइट साइड, यानी ये आपके एरिया की डायरेक्शन है, मार्क कर दे। ये तो हमारी आ गई कौन से एंड सरफेस, मैंने कहा ना 2 एंड सरफेस है, एक 1 और एक 2, 2 एंड सरफेस। और तीसरी कौन सी है, कर्व सरफेस। पहले मैं फर्स्ट एंड सरफेस की बात कर रहा हूं। तो एक एंड है, एक एंड, उसमें एरिया की डायरेक्शन कहां है, आउटवर्ड, चाहे राइट साइड कह लो, लेफ्ट साइड कह लो, अकॉर्डिंग टू मी राइट साइड, अकॉर्डिंग टू यू पीपल लेफ्ट साइड, ठीक है ना, आउटवर्ड कह लो। अब आ जाओ दूसरी तरफ। अब ये एंड है, ये एंड सरफेस है, इसके एरिया की डायरेक्शन लेनी है। अगेन पुट योर राइट हैंड, पुट योर राइट हैंड ऑन दिस सरफेस, कर्ल योर फिंगर, लेट द थंब फ्री। देखें थंब दोबारा आउटवर्ड आ रहा है, लेकिन इस दफा लेफ्ट साइड जा रहा है, अकॉर्डिंग टू माय हैंड ये लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी कि वो रेडियली आउटवर्ड। इस एरिया की डायरेक्शन भी, इस एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो गई। मतलब दो एंड सरफेसेस हैं, एंड सरफेसेस, उनमें एरियाज की डायरेक्शन देख लें, रेडियली आउटवर्ड निकल गई। अब आ जाए तीसरी सरफेस। तीसरी कौन सी सरफेस है, कर्व। दो तो एंड सरफेसेस हो गई ना, तीसरी कौन सी है, कर्व। अगेन सेम रूल, अपना राइट हैंड सरफेस पर रखो, भाई ये कर्व सरफेस है ना, यहां रखो अपना राइट हैंड, फिंगर्स को कर्ल करो, हम देखो कहां है, अपवर्ड। तीसरी जो सरफेस है ये वाली, इसमें एरिया की डायरेक्शन आ गई अपवर्ड, दिस वन। ये 2 एंड सरफेसेस हो गई। थर्ड वन इज अ कर्व सरफेस। तो जो 2 एंड सरफेसेस हैं उनके एरियाज की डायरेक्शन ये आ गई। जो थर्ड कर्व सरफेस है उसके एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड आ गई। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The electric flux through the Gaussian surface is, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं थ्रू द Gaussian surface। I'm repeating my words कि Gaussian surface किस शेप की है, सिलेंड्रिकल। और सिलेंडर में आपने कितने एंड्स, कितने फेसेस लिए, 3, 2 एंड सरफेसेस, 2 एंड और एक कर्व। तो कितने एरियाज हुए, 3, 2 एंड सरफेसेस के एरियाज, एक कर्व सरफेस का एरिया। तो फिर फ्लक्स भी कितने आने चाहिए, 3, 2 फ्लक्स आएंगे एंड सरफेसेस पर, एक फ्लक्स आएगा कर्व सरफेस पर। तो जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए, टोटल फ्लक्स 5, इट मस्ट बी इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। वी मस्ट हैव 3 fluxes, 2 from the end surface, 1 from the curved surface. So net flux 5 must be equal to 5 1 plus 5 2 plus 5 3. Okay, let's see, आगे चलते हैं।
इक्वल टू फाई वन और फ्लक्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो ई ए कोस थीटा, थीटा वन कर रहा हूं वजह क्योंकि मैं एक एंड सरफेस की बात कर रहा हूं। फिर फाई टू की जगह ई ए कोस थीटा टू और फाई थ्री की जगह फाई थ्री ई ए कोस थीटा थ्री। नाउ प्लीज कंसंट्रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं बात कर रहा हूं इन दो सरफेसेस की, पहले एंड सरफेस वन की, तीन सरफेसेस है ना, 1 2 3, दो एंड सरफेसेस और एक कर्व। पहले मैं फर्स्ट एंड सरफेस की बात कर रहा हूं। ये देखें एरिया, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड। बताएं एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं? सेम है। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री बनता है, यानी कि थीटा 1 जो हो गया वो कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री। अब आ जाए एंड सरफेस 2 पर, सेकंड एंड सरफेस पर। ये रहा एरिया, ये मैंने मार्क किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की डायरेक्शंस चेक करो, दोनों की डायरेक्शंस क्या सेम है या नहीं? और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेक्टर है तो यहां भी एंगल कितने डिग्री का हो गया? 0 का। अब आओ तीसरी सरफेस, तीसरी सरफेस कौन सी? कर्व वाली, दिस वन। इसका एरिया का है, इसका एरिया का है, अपवर्ड जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस लेफ्ट या राइट है। देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रही और ये एरिया अपवर्ड, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये ले लूं, देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही और एरिया ये ना, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। चाहे इनके बिटवीन ले लें चाहे इनके बिटवीन ले लें, तो यहां थर्ड जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। आउटपुट करो भाई, थीटा 1 की 0 पुट कर रहा हूं, cos 0 की वैल्यू 1, तो phi is equal to EA cos 0 1 प्लस EA, यहां भी थीटा 2 0, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस EA cos थीटा 3, थीटा 3 कितना है? 90, cos 90 की वैल्यू 0। कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। phi is equal to EA into 1 EA प्लस EA into 1 EA प्लस EA into 0 0, तो phi is equal to EA plus EA 2 EA। इक्वेशन नंबर 1 रोक दो बस इसको, इक्वेशन नंबर 1 आप देखें, इसके आगे हम क्या सॉल्व करें, आगे चलें। अकॉर्डिंग टू Gauss's law, phi is equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट। अगर आप भूले ना हो, क्योंकि आप लोग भूल बड़े जल्दी जाते हैं ना, ठीक है ना, तो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स किसके इक्वल है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। इसको रोके। द सरफेस चार्ज डेंसिटी, पता नहीं आप लोगों को ये बात याद होगी या नहीं याद होगी। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं, एंड इज इक्वल टू Q अपॉन A। पिछले लेक्चर में पढ़ा है, A डिवाइड कर रहा है डिनोमिनेटर में, यहां अगर मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? A को इनटू में ले आओ, सिग्मा A इज इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, A इज द एरिया। ये Q की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, इस वाले इस Q की जगह पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन। देखो देखो और से phi ओके इज इक्वल टू Q और Q किसके इक्वल है? सिग्मा A के, तो इस Q की जगह सिग्मा A पुट कर रहा हूं, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में भी फ्लक्स है, इक्वेशन 2 में भी फ्लक्स आ गया। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, कंपेयर कर रहा हूं दोनों को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है? 2EA, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल,
2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई 2E बचा और यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। बताओ इस पूरी सिचुएशन में, इक्वेशन में आपको फाइंड क्या करना है? ओ भाई गॉसेस लॉ में तो हम फाइंड ही किसको करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सब्जेक्ट बनाए, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। आपने इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका एरिया कितना है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो एमसीक्यू में 20 से सवाल आ सकता है। एमसीक्यू में अगर इससे सवाल आया तो ये आ जाएगा कि भाई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी जैसे कि मैंने कहा था कि अमूमन अगर गॉसेस लॉ आया तो सी सेक्शन में आएगा, जो आपका रिटन पार्ट होता है, क्या बहुत लॉन्ग जो लिखना होता है क्वेश्चन, उसमें आपके पास गॉसेस लॉ आएगा। उसकी कोई एक या दो एप्लीकेशन, तो कल एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी, आज दूसरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, आइए अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन पे बात करते हैं। आइए बात करें गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पर, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। ऑपोजिटली मतलब वन कैरीज नेगेटिव चार्ज व्हाइल अदर कैरीज पॉजिटिव चार्ज। एंड रिमेंबर बोथ प्लेट्स कैरी इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, मैंने इस प्लेट को 100 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? 100, तो उस पर चार्ज आ जाएगा -100 E। ये इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, इस प्लेट से 100 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लें उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 100, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +100 E। तो जितने एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिए उतने एक इलेक्ट्रॉन जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से लिए उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट को दे दिए। तो एक पर आया अगर +100 E चार्ज, तो दूसरी पर आया -100 E। तो दोनों की चार्ज वैल्यूज तो सेम हो गई, लेकिन फर्क इस चीज का है, वन कैरीज नेगेटिव चार्ज, अदर कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो बस ये दो प्लेट्स है, बोथ प्लेट्स कैरी इक्वल बट पॉजिटिव चार्ज, और हमें इन प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यूं कह सकते हैं वन प्लेट कैरीज -q चार्ज, अदर प्लेट कैरीज +q चार्ज। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कैपेसिटर्स होते हैं ना। आगे एक टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर दो प्लेट्स पर कंसिस्ट होता है, दो मेटल प्लेट्स पर। एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यूं समझ लें कि दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स होंगी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट है, यहां हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहां पे नई बात को हम ये लिख देते हैं कि भाई बोथ प्लेट्स कैरी इक्वल बट opposite charges। ठीक है। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस रीजन में, दोनों प्लेट्स के बिटवीन। ये कैसे कैलकुलेट की गई है जरा गौर से सुनो। सपोज कर ले भाई ये पॉजिटिव प्लेट नहीं, छोड़ इसको, सिर्फ कौन सी प्लेट है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसको यूं कंसीडर किया गया है कि भाई इसको आप शीट ऑफ चार्ज माने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शीट ऑफ चार्ज पढ़ाया ना, शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। तो इस पॉजिटिव प्लेट को छोड़ो, एक लम्हे के लिए सिर्फ नेगेटिव प्लेट पे कंसंट्रेट करो, और इस नेगेटिव प्लेट को क्या मानो? एज अ शीट ऑफ चार्ज। जैसे कि ये शीट थी ना, ये शीट थी, ऐसी ही मैंने मेटल प्लेट ले ली, मेटल प्लेट बिल्कुल ऐसे। ओ भाई अगर
मैं इस कागज को शीट कह रहा हूं और अगर ये मेटल की बनी हुई हो तो क्या मैं इसको शीट नहीं कहूंगा, मैं इसको मेटल शीट कहूंगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसी ही जैसे हमने शीट कंसीडर की थी, अब ये मेटल प्लेट है और इसको हमने चार्ज कर दिया। कौन से चार्ज कर दिया? नेगेटिव। तो यही मेटल प्लेट एज अ शीट ऑफ चार्ज एक्ट करेगी और शीट ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर चुके हैं अभी सेकंड एप्लीकेशन में। तो यूं लिखो कि द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट behaves like a sheet of charge। ठीक है भाई? Negatively charged plate behaves like a sheet of charge, and the electric field intensity due to sheet of charge is, तो शीट ऑफ चार्ज से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा देर में हुई, 5 मिनट पहले हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी है और अब वो हमने लिखी थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप भूल गए हो तो 5 से 10 मिनट वापस जरा रिवाइज कर दें, बैक पे आ जाए। ठीक है, रिवाइंड करें वीडियो को तो फिर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हैं ना, तो सिर्फ 5 से 10 मिनट पीछे आके वीडियो को दोबारा देख लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज अभी हमने लिखी थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कौन सी प्लेट की वजह से? नेगेटिव ना, इसको छोटा सा यहां माइनस लिख दो। यहां सिर्फ माइनस लिखने का मकसद इतना है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी प्लेट की है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट की है, और कोई रीजन नहीं। चलो अब आप नेगेटिव प्लेट को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ो, थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ कौन सी प्लेट कंसीडर करो? पॉजिटिव। तो इस प्लेट को भी भाई मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं? शीट ऑफ चार्ज। बिल्कुल ऐसे जैसे ये शीट ऑफ चार्ज थी। अब दोबारा वो ये मेटल प्लेट है भाई, 2 मेटल प्लेट की है ना मैंने, 2 ऐसी मेटल प्लेट ली बिल्कुल इस कागज जैसी, लेकिन मेटल की 2, बस एक को नेगेटिव चार्ज दे दिया, दूसरी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो जिस तरह मैंने इसको पहले नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज कंसीडर किया था, अब दूसरी प्लेट को भी मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज। ओके, सॉरी पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज। तो अब अगर मैं यूं कहूं कि भाई द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट is also considered behaves like a sheet of charge। जिस तरह नेगेटिव प्लेट बिहेव कर रही थी लाइक अ शीट ऑफ चार्ज, इस तरह पॉजिटिवली चार्ज प्लेट आल्सो बिहेव्स लाइक अ शीट ऑफ चार्ज, एंड the electric field intensity is, तो भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से। बस यहां छोटा सा प्लस लिख देना, और सिर्फ इसलिए लिख देना कि भाई जिस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से, और कोई इशू नहीं। ठीक है, तो एक बात पे जरा कंसंट्रेट करना कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, नेगेटिव चार्ज प्लेट की भी और पॉजिटिव चार्ज प्लेट की भी, वो सेम आई है। वो भाई सेम इसलिए आई है कि मैंने शुरू में एक बात लिख दी थी कि बोथ प्लेट्स कैरी इक्वल चार्ज। अगर ये अनइक्वल चार्ज होता, एक प्लेट पर ज्यादा एक प्लेट पर कम, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेटली सेम नहीं आती। ठीक है, एक ज्यादा होती और एक कम, लेकिन यहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल आ रही है वो सिर्फ इस वजह से कि दोनों पर जो प्लेट्स पर चार्ज है वो इक्वल है। अब मुझे तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यानी कि इसको आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है
टोटल रिजल्टेंट यानी कि दोनों का एडिशन, दोनों का रिजल्टेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखो E इज इक्वल टू E माइनस और E प्लस, मतलब the net electric field intensity is equal to sum of electric field intensity due to negatively charged plate and electric field intensity due to positively charged plate। अच्छा, यहां मैं आपको ये भी बता दूं भाई, कौन सी प्लेट है पॉजिटिव, कौन सी प्लेट है नेगेटिव। शायद आपको एक बात याद हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म। तो भाई आओ बनाते हैं जरा इलेक्ट्रिक लाइन। पॉजिटिव से बनानी, कहां खत्म करनी है, नेगेटिव पर। ये लो, ये हो गई, ये लो, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई मैंने सारी लाइंस की स्ट्रेट बनाई है और जो कर्व लाइन, जो एंड की लाइंस हैं वो कर्व बनाई है, याद है ऐसा क्यों होता है? क्या थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रेट लाइंस शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर्व लाइन शोज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो एजेस पर फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एजेस पर कॉर्नर पर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज कॉर्नर्स पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो इन दो लाइंस को इग्नोर कर दो तो मोस्टली जो लाइंस है वो स्ट्रेट है, यानी कि मोस्टली जो लाइन फील्ड मिलेगी ना वो यूनिफॉर्म मिलेगी। तो अगर कभी पूछा जाए ना कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली, और दोनों पे इक्वल चार्ज है बट ऑपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो इनके दरमियान जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म? तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म तो सिर्फ एजेस पर मिलेगी, वरना इनके इन बिटवीन जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं स्ट्रेट है तो ये फील्ड यूनिफॉर्म। चलो आ जाओ आगे करते हैं इसको सॉल्व। E इज इक्वल टू, भैया देखो E नेगेटिव किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, प्लस E पॉजिटिव भी किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। टेक द एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचा, सिग्मा, प्लस ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, सिग्मा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट तो भैया कांस्टेंट है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यार। अब बताओ दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज डेंसिटी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा। ये 3 एप्लीकेशन हमारी गोज़ला की आज कंप्लीट हो गई। कल फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी, आज सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी। मैं फिर रिपीट कर दूं, इससे एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है तो ये पूछी जाता है भाई कि यार शीट ऑफ चार्ज है, उससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस किस्म के एमसीक्यू। वरना अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो ये क्वेश्चन गॉसेस लॉ लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका सी सेक्शन होता है उसमें आएगा। बस लम्स में, मेहरान में, नस्ट में तो खैर सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, छोड़ो। पर लम्स में, मेहरान वगैरह में इनसे गॉसेस से कभी एमसीक्यू आया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आइंदा भी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हो जाती हैं, ठीक है, जैसे इंसान की शादी पहली दफ़ा ही होती है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम तो होता है ना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पहली दफ़ा हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है कि एमसीक्यू में कि यार इनसे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बता, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब ये 3 एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो वोल्टेज पर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर होगा। आजकल सर्दियाँ हैं, वोल्टेज आ रहा नहीं पूरा है, करंट भी पूरा आ रहा है, पूरा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है,
गर्मियों में अमूमन वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, गर्मियों में होता है वोल्टेज ड्रॉप, हम एसी पे कुंडे कुंडे डालते हैं, एसी चलाते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, 220 की जगह कभी 140 160 वोल्ट आ रहे होते हैं, 180, लेकिन सर्दियों में हमारे कंजम्पशन कम होते हैं तो वोल्टेज पूरे आ रहे होते हैं, तो सर्दियों में वोल्टेज भी पूरे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कल वोल्टेज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए